सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 11 सितंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ में कई राजनीतिक खबरों के साथ साथ मणिपुर में बढ़ रही अशांति को लेकर खबर है, जिसमें झड़प में 40 लोग घायल हुए हैं और अनरेस्ट सा माहौल मणिपुर में चल रहा है। इसके अलावा कई राजनीतिक खबरें हैं और बहराइच में चल रहे लगातार भेड़िए का आतंक। धीरे धीरे भेड़िए पकड़े जा रहे हैं और अब अल्फ़ा मेल की तलाश है। ये अल्फ़ा बेसिकली हम जानते हैं कि भेड़िए जो होते हैं ये झुंड में शिकार करते हैं और इन्हें लीड करने वाला है अल्फ़ा मेल। धीरे धीरे बहराइच में जो खौफ का माहौल बना हुआ था, अब शांति की उम्मीद की जाती है। हम बढ़ेंगे अपने संपादकीय की ओर। शुरुआत करेंगे आज कल्प मेधा से। तर्क आपको एक स्थान अ से दूसरे स्थान ब तक ले जाएगा, लेकिन कल्पना आपको कहीं भी ले जा सकती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने ये कहा है। लॉजिक की एक सीमा है, बट इमेजिनेशन, कल्पना, आपको कहीं भी ले जा सकती है। इट्स बहुत ही बड़ा विचार है ये। और आज का प्रथम लेख है कुप्रबंधन से बिगड़ती स्थितियाँ। ये लेख लिखा है अखिलेश आयुर्द जी द्वारा। शहरों में बरसाती पानी की बेहतर निकासी ना होने से अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। दिल्ली में यह समस्या कहीं ज़्यादा गंभीर है। सरकार हर वर्ष जल निकासी के बेहतर उपाय करने का भरोसा दिलाती है, मगर वह ज़मीन पर उतरता नहीं दिखता। इस वर्ष फिर दिल्ली सरकार ने जलभराव और बाढ़ जैसे हालात से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए दीर्घकालीन योजनाएं बनाई हैं। इनमें जल निकासी व्यवस्था की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ाना, मतलब तमाम वही कागजों में सब चीज़ें बनाते हैं। इस वर्ष दिल्ली में जल निकासी के लिए 1600 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। बावजूद इसके दिल्ली में कम से कम 50 जगहों पर विकट जलभराव जैसे हालात बन गए। सड़कों पर अतिक्रमण, बेतरतीब ढंग से इधर उधर कूड़ा कचरा फेंकना और मनमाने ढंग से कहीं की झुग्गी बना कर रहने लग जाना जैसे दिल्ली की पहचान बन गई है। बरसात दिल्ली ऐसे महानगर के लिए आफत बन जाए तो उस इसे किसी नाकामी माना जाएगा। किसकी नाकामी मानेंगे हम इसकी, अगर बरसात के बाद दिल्ली में समस्या उत्पन्न हो रही है। घरों, दफ्तरों और राजकीय भवनों में पानी घुसना दिल्ली जैसे शहरों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दरअसल दिल्ली की अनियोजित बसावट के कारण यातायात और जाम की समस्याएं, सड़कों पर घंटों पानी भरे रहना, निचली जगहों पर पुलों के नीचे पानी भर जाने जैसी समस्याएं अधिक हैं। साथ ही अर्बन प्लानिंग और अर्बन फ्लडिंग को लेके हमने आर्टिकल लिखा है, वेबसाइट पे आप जाके पढ़ सकते हैं। अर्बन प्लानिंग और अर्बन फ्लडिंग को लेकर दिल्ली की अगर हम देखें ना, प्लानिंग वगैरह में अभी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हमें ड्रेनेज से लेकर इवन आईआईटी दिल्ली ने भी दिल्ली को दिल्ली ड्रेनेज मास्टर प्लान दिया था, मगर दुर्भाग्य की बात है उस मास्टर प्लान पे कुछ करा नहीं गया और वो मास्टर प्लान सिर्फ कागजों में ही रह गया। आईआईटी दिल्ली ने दिल्ली गवर्नमेंट को दिल्ली मास्टर प्लान दिया था, एक ड्रेनेज मास्टर प्लान, जिसके तहत उसने कई उपाय, सॉल्यूशन विद रिसर्च प्रस्तुत करे थे। मगर दिल्ली में अभी भी समस्याएं बरकरार हैं और चीज़ें बेहतर होती नहीं दिख रही हैं। इस साल गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी वजह जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन की वजह से बरसात और गर्मी के मिजाज में बदलाव हुआ है। पिछले कई वर्षों से यह देखने में आ रहा है कि एक महीने या पूरे ऋतु में जितनी औसत औसत बरसात होनी थी, वहाँ एक या कुछ दिनों में ही हो गई। जैसे दिल्ली में 28 जून को एक ही दिन में 228.1 मिलीमीटर बारिश हुई। मतलब हम जानते हैं कि इस बार जो बारिश हुई है वो नॉर्मल एवरेज से भी ज़्यादा हुई है। अब इसी के बाद दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है, दिल्ली का जो वाटर ड्रेनेज पूरा नेटवर्क है, वो इस बारिश को संभाल नहीं पाया है। कई शहरों में, कई कॉलोनियों में बेसिकली पानी का पूरा जलभराव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें बीमारियों के साथ साथ ना एक मेंटल टेंशन भी रहती है।
ट्रैफ़िक जाम तो अस्त-व्यस्त हो ही जाता है, मगर उससे ज़्यादा कॉलोनियों में जलभराव होने से कई बार वो नगर निगम वाले, नगर पालिका वाले मैनहोल खोल देते हैं, फिर उन मैनहोल में गिरने का डर बढ़ जाता है। आज़ादी के बाद भी राजधानी के रूप में दिल्ली अनेक समस्याओं से जूझती रही है। जल माफिया की मनमानी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों और बेतरतीबी से बसावट होना, ये दिल्ली के लिए एक समस्या है। इसके अलावा भी इन सब जलभराव की समस्याओं में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की अगर हम बात करें तो डेंगू, चिकनगुनिया, मौसमी बुखार, मलेरिया से सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। जलभराव और अतिक्रमण के अलावा कूड़े-कचरे से पैदा होने वाली समस्याओं से छुटकारा दिलाने का काम महज सरकार का ही नहीं, समाज का भी है। हालाँकि हम सबसे पहले ज़िम्मेदारी सरकार पे ही डालना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको व्यवस्था को चलाने की ज़िम्मेदारी दी जाती है। मेरे साथ ही इस आर्टिकल में अपन ने क्या जानने का प्रयास करा? हमने ये जानने का प्रयास करा कि कैसे दिल्ली में कई समस्याओं में सबसे पहला है वो है ड्रेनेज नेटवर्क का नया ओवरहॉल करने की ज़रूरत है। ड्रेनेज प्लानिंग करनी पड़ेगी सरकार को, तभी वो समस्या हट पाएगी। और उससे ज़्यादा हम प्रयास करें अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक का भी इस्तेमाल करें बारिश के पानी को स्टोर करने का, क्योंकि दिल्ली ही है जो गर्मियों में कतई ड्रॉट की स्थिति, ड्रॉट तो नहीं कहेंगे, अतिशयोक्ति है, सूखे का समस्या करता है। पानी कई कॉलोनियों में टैंकरों से जाना पड़ता है। इसके अलावा हमें कूड़े कचरे को लेके, वेस्ट को लेके इंतज़ाम करने पड़ेंगे। देखिए सरकार के पास सारा फंड है, सरकार के पास सारी प्लानिंग है, ये सारी बातें सरकार को पता हैं, मगर करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा हमको ख़ासकर जो फ्लड प्लेन्स हैं, इसमें जो कई झुग्गियों का अतिक्रमण हो चुका है, हमें फ्लड प्लेन्स जो ख़ास जो कभी-कभी नदी का ना जब फ्लो बढ़ जाता है, तो वो बफर ज़ोन जो फ्लड प्लेन्स होते हैं, आपका यहाँ तक पहुँच जाता है। यमुना का विशेषकर मैं बात करूँ तो। अब हो क्या गया है हमने यहाँ पर भी बसावट कर दी है। तो ये भी पहली बात तो उस क्षेत्र के लिए खतरे की बात है ही है, मगर उससे ज़्यादा ये पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह है। तो हमको ड्रेनेज पे काम करने की ज़रूरत है, अपन को रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है जो ताकि हम इस बारिश का ना उपयोग कर पाएँ। बारिश में जितना पानी अपन लोग स्टोर कर लेंगे दिल्ली में, तो दिल्ली में जब गर्मी आएगी पानी की समस्या होगी ही नहीं फिर। दूसरी बात है कूड़ा-कचरा जहाँ पे कहीं भी फेंक दिया जा रहा है अनियंत्रित रूप से, उसको हमें टैकल करना पड़ेगा। अवेयरनेस के माध्यम से साथ-साथ हमें पेनल्टी भी लगानी पड़ेगी लोगों के ऊपर। और हमारा चौथा पॉइंट था फ्लड प्लेन्स का था। फ्लड प्लेन्स का मतलब है कि हमें पानी निकासी की जो मतलब नदी से पानी अगर निकासी हो रहा है, वो जाता रहे अपने फ्लो को। उस फ्लो को हम डिस्टर्ब ना करें। ठीक है। इसके अलावा अन्य आर्टिकल पे बढ़े तो विरोध बनाम दायित्व। ये कोलकाता में एक प्रशिक्षु चिकित्सक जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट था कि बलात्कार के बाद हत्या की घटना के खिलाफ चिकित्सकों के आंदोलन का आधार बिल्कुल उचित है। असल में देखिए अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो कोर्ट की हियरिंग में कहा गया था कि डॉक्टर्स के सेंटिमेंट्स को हम बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर्स वापस से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लें। सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय जांच एजेंसियां इसको ध्यान दे रही हैं कि इस केस को समय रहते अच्छी तरीके से डील करके समाप्त नहीं तो न्याय दिलाया जाए। लेकिन डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन को रोकने से मना कर दिया है और उन्हें कहा है कि हड़ताल जारी रहेगी। इसी को लेकर ये लेख है। मामले की जांच सीबीआई भी कर रही है और इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट भी ज़रूरी सवाल उठा रहा है। इसका जवाब देना पश्चिम बंगाल सरकार के लिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सबसे क्लियरली ये पॉइंट आउट कर दिया कि इन्वेस्टिगेशन से लेकर शुरुआत से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो एसओपी फॉलो करने की उम्मीद की जाती है, उन एसओपीज़ को फॉलो नहीं करा गया है। एफआईआर रिपोर्टिंग से लेके पोस्टमार्टम के चरण तक जो डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, जो प्रक्रिया होती है, पुलिस को जैसे काम करना होता है, एसओपीज़ होते हैं हर चीज़ का ना, कानूनी काम एक प्रोसेस के थ्रू होता है, प्रोसीजर के थ्रू होता है। इन सब को इग्नोर करा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेके बहुत बड़ी लताड़ लगाई है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट को, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। मगर इसका एक पहलू ये भी है कि राज्य
में इस घटना के खिलाफ चिकित्सकों का जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, उसने 1 महीने से ज़्यादा समय जारी रहने से सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सेवा बुरी तरह बाधित हो गई है। चिकित्सकों की हड़ताल और उनके आक्रोश के औचित्य को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर अफसोस की बात यह है कि कोलकाता में हुई त्रासदी वारदात में आरोपी सहित संदेह के घेरे में आए अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में अनिवार्य सजगता नहीं दिखाई गई। ना वो जो एक ना स्विफ्टनेस चाहिए होती है, एक सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत होती है, वो नहीं दिखी गई है इसमें। जो एक प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत होती है हैंडलिंग करने में। ये छिपा नहीं है कि अगर किसी भी वजह से सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सेवा ठप होती है तो इसका सीधा असर वहां आने वाले मरीजों की सेहत पर पड़ता है, जो आमतौर पर गरीब तबकों से आते हैं। ऐसे मरीज और उनके परिजनों के सामने महंगे निजी अस्पतालों या डॉक्टरों के क्लिनिक में जाकर इलाज का खर्च उठाने की सामर्थ्य नहीं होती है। देखते हैं क्या रहता है इस केस में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो अपना पूरा एनर्जी लगाया हुआ है और सभी संबंधित एजेंसियों को भी डायरेक्ट करता रहता है कि कृपया करके इस केस में देरी ना करें और कार्य जैसे होने चाहिए उसी प्रक्रिया में करें। डॉक्टर्स की भी हड़ताल करना जायज़ है, उनके अपने फैटर्निटी के व्यक्तिगत ऐसा हुआ है तो चिंता का विषय तो है ही है। वह आगे बढ़ते हैं अगले लेख की ओर। यह युद्ध का दंश इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में आम नागरिकों पर हमले और उनकी हत्या के औचित्य पर शुरू से सवाल उठते रहते हैं। मगर इसराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में आम नागरिकों पर हमले और उनकी हत्या के औचित्य पर शुरू से सवाल उठते रहे हैं, है ना। देखिए इस पूरी युद्ध में ना नुकसान किसका हो रहा है, वो आम आदमी का हो रहा है। घर, मकान, हॉस्पिटल, जनमानस की ज़रूरतें, संस्थानें तबाह हो जा रही हैं। इजरायली सेना ने इस खुद खबरों के मुताबिक इजराइल ने खान यूनिस शहर के जिस इलाके में अभी हाल ही में हमला करा था, वहाँ युद्ध में विस्थापित हुए फ़िलिस्तीनी लोग ने शरण ली हुई थी। इजरायल सेना ने इसे खुद मानवीय क्षेत्र के रूप से चिन्हित किया है। इसके बावजूद यहाँ इस तरह का हमला करना समझ से परे है। हालांकि इजरायल का तर्क है कि यह हमला हमास के शीर्ष लड़ाकों को निशाना बनाने के इरादे से किया गया था, जो वहाँ स्थित कमान एवं नियंत्रण केंद्र के भीतर काम कर रहे थे। अगर उसी आशंका सही हो तो भी क्या बड़ी तादाद में आम लोग की हत्या को उचित ठहरा सकता है। पॉइंट ये आ रहा साथियों, युद्ध में ना सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है, आम नागरिक का होता है। जान माल से लेके जीवन का नुकसान हो जाता है। तो ये भी ध्यान देना जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कि समय रहते कुछ तो कंक्लूजन हो इस युद्ध का, वरना भारी नुकसान मानवता को उठाना पड़ेगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे अन्य लेखों की ओर और आप भी एक बार का अध्ययन करते रहिएगा ताकि कोई महत्वपूर्ण खबर हमसे छूट गई हो वो हम आपके सामने अगली बार लाने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाहन उद्योग को लेकर एक बहुत अच्छी बात कही है कि वाहन उद्योग भारत का भविष्य। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने की एक मीटिंग में ये कहा। और एक विरोधाभास यहाँ पे ये भी है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन है, डीलर एसोसिएशन है भारत की, उसका लेख कुछ दिनों पहले आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था या फिर इंडियन एक्सप्रेस में आया था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि बाज़ार में आए मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के कारण वाहनों की बिक्री कम हो रही है, जिसकी वजह से कम प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। हालांकि वो एक अलग मुद्दा है, बाज़ार तो हमेशा ऐसी रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे। बाकी आज के लिए रखते हैं। जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए वेबसाइट पर डाल देंगे और आप वहाँ विज़िट कर लीजिएगा। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।